विद्यार्थियों, आज हम सरकार के दूसरे अंग यानी कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो है ये कार्यपालिका होती है। सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीन काल से ही बहुत अधिक रहा है। प्राचीन काल के लोकतंत्रीय देशों में तो कार्यपालिका की सत्ता सर्वोपरि होती थी। यद्यपि वर्तमान समय की लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया है, फिर भी शासन के इस अंग की कार्य क्षमता जितनी समझी जाती है उससे बहुत अधिक होती है। व्यवहार में तो राज्य के समस्त विभागों का उत्तरदायित्व शासन विभाग पर ही होता है। व्यवस्थापन विभाग द्वारा पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है ना? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। गार्नर लिखते हैं, विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य की उस इच्छा को कार्यान्वित करते हैं। कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है और स्थायी सेवा वर्ग नीति निर्माण में सहायता देता और प्रमुख रूप से नीति को क्रियान्वित करता है। राजनीति विज्ञान में संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। कार्यपालिका पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को हम जो है कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जा सके। यद्यपि प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान राज्य करता है, शासन नहीं। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के ही उदाहरण हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है, व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति इस वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में केंद्रित होती है। ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद इस प्रकार की वास्तविक जो है कार्यपालिका के ही उदाहरण है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का यह भेद केवल संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में तो राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नामधारी और वास्तविक प्रधान होता है। एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य ही किया जाता है, किंतु अंतिम रूप में संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, भारत आदि संसदीय शासनों की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के ही उदाहरण है। यद्यपि इन देशों में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, जो स्पष्ट रूप से अनेक व्यक्तियों की एक संस्था है,
किंतु यह मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई की भांति कार्य करती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा प्रभावशाली निर्णयकर्ता होता है। अतः प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। इस प्रकार संसदीय शासन एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य ऐसे कार्यपालिका से है जिसके अंतर्गत जो है अंतिम रूप से कार्यपालिका की शक्ति जो है वो एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका थी और वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड तथा सोवियत रूस में इसी प्रकार की बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में निवास करती है और यह परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में कार्य करती है। इस परिषद का ही एक सदस्य वरिष्ठता के क्रम में 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया जाता है, परंतु अध्यक्ष का कार्य केवल परिषद की बैठकों का सभापतित्व करना मात्र है। उसकी शक्ति और स्थिति परिषद के अन्य सदस्यों के समान ही होती है। इसी प्रकार पूर्वी सोवियत संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद के रूप में प्रेसिडियम के द्वारा भी कार्य किया जाता था, जिसके 39 सदस्य होते थे। यद्यपि प्रेसिडियम एक सभापति होता था, किंतु प्रेसिडियम के सभापति को दूसरे सदस्यों की अपेक्षा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। अगले जो कार्यपालिका का प्रकार है वो है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्व गठबंधन रहता है ना। कैसे रहता है कि इसमें जो है कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका यानी संसद में से होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकप्रिय सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर वास्तविक कार्यपालिका को पदच्युत किया जा सकता है। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है, जिसके नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों और व्यवस्थापिका प्रशासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में इसी प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है, संविधान के द्वारा ही दोनों की शक्तियां बांट दी जाती हैं और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियां राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो राज्य का शासन संवैधानिक कार्यपालिका जो है वास्तविक प्रधान होता है, यानी जो राज्य का संवैधानिक व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का कार्य संचालन करता है तथा वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने जो है मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसमें महाराष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र हैं। संसदीय कार्यपालिका का सबसे जो बड़ा गुण कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ सहयोग और इसका दोष प्रशासन में अस्थिरता बताया जाता है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे बड़ा गुण स्थायित्व और दोष व्यवस्थापिका के साथ सहयोग का अभाव तथा अनुत्तरदायित्व बताया जाता है। इन दोनों प्रकार की कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका लोकतंत्र की धारणा के अधिक निकट है। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, वह जो है राजतंत्रात्मक या पैतृक
कार्यपालिका कहा जाती है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, इथोपिया में पैतृक कार्यपालिका है। और जहाँ का राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इसी प्रकार की कार्यपालिका है। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका के प्रधान को चुनने की कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से 4 मुख्य रूप से हैं। पहली है वंशानुगत पद्धति। इस पद्धति का संबंध राजतंत्रीय शासन से है। इसमें पद की अवधि आजीवन और उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा शासित होता है। प्राचीन और मध्य युग में कार्यपालिका के निर्माण की यह सर्वाधिक प्रचलित परंपरा रही है। यद्यपि वर्तमान समय में यह पद्धति लोकप्रिय नहीं है, किंतु ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका की नियुक्ति इसी पद्धति के आधार पर की जाती है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह पद्धति वंशानुगत विधि के नितांत विपरीत और लोकतंत्र के अनुकूल है। ऊपर से देखने पर यह पद्धति आकर्षक है, किंतु जनता द्वारा सीधे चुनाए जाने पर अयोग्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं। बोलिविया, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू आदि राज्यों में राष्ट्रपति को सर्वसाधारण जनता ही निर्वाचित करती है। अगली है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस पद्धति में सर्वसाधारण जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल के द्वारा कार्यपालिका प्रधान का चुनाव किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन की यह पद्धति है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति का चुनाव ने प्रत्यक्ष चुनाव का रूप ग्रहण कर लिया है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है। पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका के प्रधान की यह चुनाव की पद्धति है, किंतु इस पद्धति में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होने के कारण दूसरे देशों ने इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सका है। इसी प्रकार जब हम कार्यपालिका के प्रधान की पदावधि और उसके पुनर्निर्वाचन के संबंध में चर्चा करते हैं, तो कार्यपालिका का प्रधान का काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। अमेरिकी संघ की अनेक इकाइयों में कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल 1 वर्ष है, जबकि फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है। वास्तव में ये दोनों अवधियां उचित नहीं की जा सकती। कार्यकाल बहुत दीर्घ अवधि होने पर शक्तियों का दुरुपयोग की आशंका रहती है। दूसरी ओर कार्यकाल बहुत कम होने पर कार्यपालिका प्रधान दब्बू और साहसीन हो जाता है और उसके द्वारा ठीक प्रकार से प्रशासनिक कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए सामान्य धारणा यही है कि कार्यकाल न तो बहुत अधिक कम होना चाहिए, न कि बहुत अधिक लंबा। इस संबंध में 4 या 5 वर्ष की अवधि श्रेष्ठ समझी जा सकती है। भारत, अमेरिका आदि देशों में व्यवहार में यही कार्यकाल है। कार्यपालिका के प्रधान के पुनर्निर्वाचन के संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। पुनर्निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह कहा जाता है कि दूसरी अवधि के लिए अयोग्यता कार्यपालिका में स्वतंत्र प्रवृत्ति पैदा करती है और राज्य के नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर अवरोध का कार्य करती है। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्यता से इनकार करना राज्य को बुद्धिमान और अनुभवी राजनीतिज्ञों की सेवा से वंचित करना है। अतः इन परस्पर विरोधी विचारों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए यह कहा जा सकता है कि कार्यपालिका प्रधान का कार्यकाल अत्यंत दीर्घ होने पर तो पुनर्निर्वाचन अत्यंत अस्वाभाविक हो जाता है, किंतु स्वाभाविक कार्यकाल यानी 4 या 5 वर्ष होने पर पुनर्निर्वाचन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। व्यवहार में अमेरिका में कानूनी तौर पर और भारत में परंपरा के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था है। धन्यवाद।